एमए सेमेस्टर 2 मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम की आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे थे अबाउट पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में हमने आपसे बात किया था। आज उसी के आगे कुछ और बात करनी होगी। अभी तक हमने जो आपसे बात किया था वो था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज द कंसेप्ट, What are the characteristics of political modernization? आज उसी के आगे और कुछ बात करना है कि जब हम जैसे अभी हमने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी थोड़ी सी बात कर पाए थे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू दैट टॉपिक इन अ मोर डिटेल्ड फॉर्म। उसको अधिक गहराई से अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, अर्थात हम कैसे ये कह पाएंगे कि किसी समाज का राजनीतिक आधुनिकीकरण हो रहा है कि नहीं। देखिए, सामान्य रूप से आधुनिकीकरण क्या है उसके तो लक्षण हमने आपको बता दिए थे। आई हैव टोल्ड यू अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और उसमें कई सारे विचारकों का भी हमने नाम लिया था। और उसमें जैसे हमने कहा, क्लॉड वेल एक विचारक है, अमेरिकन स्कॉलर है, उसने कहा द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज which is aimed at the betterment of the society, this will be called as modernization। यानी कि जो वर्तमान में संसाधन है उन संसाधनों को प्रगतिशील रूप से अगर उसका प्रयोग किया जाए तब हम उसे आधुनिकीकरण कहेंगे। दैट इज टू से, इफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज are used for the betterment of the society, for the betterment of the nation, then we will say yes, it is a sign of modernization। और हमने ये भी आपको बताया था कि मॉडर्नाइजेशन के और क्या फीचर्स हैं। जैसे कुछ विचारकों ने कहा कि अर्बनाइजेशन, someone has said industrialization, some scholars say about literacy, whereas some other scholars they regard efficient administration by the government। These are all signs of modernization। इसके बारे में हमने आपसे विस्तार से चर्चा किया था, बात भी किया था अपने पिछले अध्याय में। तो जैसे अभी हम ये कह रहे थे, what are the features of political modernization, राजनीतिक आधुनिकीकरण के कौन से विशेषताएं हैं या क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जो समाज राजनीतिक रूप से आधुनिक हो रहा है, any society that is modernizing on grounds of whose political system is modernizing, ऐसा वो राजनीतिक व्यवस्था जो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा, उसकी बहुत बड़ी पहचान ये होगी कि व्यक्तियों से संबंधित सारी गतिविधियों का अब राज्य में या राजनीतिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगा है। दैट इज, a majority of the human activities, they will start flowing out from scattered individuals into the existing political system or the state in which they are living। यानी जिस भी राज्य में व्यक्ति रह रहा है, और यदि वो राज्य हम कहते हैं कि राजनीतिक रूप से आधुनिक हो रहा है, तो उसकी बड़ी पहचान ये होगी कि व्यक्तियों से संबंधित जो गतिविधियां हैं, यानी जब राज्य नहीं था, यह एक शिथिल राज्य होगा, ये पुरातन राज्य होगा, वहां पर इस बात की कोई केयर नहीं करता है। द स्टेट इज नॉट सो मच रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर इट्स सिटीजन्स। जो आदमी जो कुछ कर रहा है करने दो, है ना। द स्टेट जिसे हम कहते हैं नेगेटिव स्टेट होता है वो। राज्य का काम क्या केवल है, राज्य का इतना काम है कि वो केवल कानून व्यवस्था बनाए रखेगा। द ओनली मेजर पर्पस ऑफ द स्टेट और द ओनली मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट is to maintain law and order and to prevent people from quarreling or fighting among themselves। ये जो नकारात्मक राज्य के बारे में कहा जाता है, ये उसकी दो बड़ी विशेषताएं हैं। उसके अलावा उसके और कोई मेजर डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क नहीं होता है। इसलिए कहा गया कि एक आधुनिक व्यवस्था की ओर बढ़ती हुई कोई राज्य व्यवस्था होगा जो वहां पर आम जनता या सामान्य जनता से संबंधित जो गतिविधियां होंगी वो राज्य में धीरे धीरे केंद्रीकृत होती जाएंगी। राज्य में केंद्रीकृत होने का मतलब है, द स्टेट विल ग्रेजुअली टेक ओवर द फंक्शंस विच टिल नाउ had been you can say which the functions which people till now had been doing by themselves। जो व्यक्ति अभी तक अपने आप से जो काम कर रहा था, कार्य कर रहा था,
अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, अब वो धीरे धीरे राज्य के दायरे में आते जाएंगे। तो राज्य यानी राज्य के दायरे से तात्पर्य द स्टेट इज नॉट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी of those actions or of those works which individuals used to do it previously। जो व्यक्ति पहले अपने इंडिविजुअल उसमें कैपेसिटी में काम करता था, वो अब बाद में, अब जब राज्य सक्रिय हो जाएगा, आधुनिक होगा जो राज्य या आधुनिक व्यवस्था की ओर बढ़ेगा, तो वो धीरे धीरे और वो अपने कार्य या उत्तरदायित्व लेता जाएगा आम व्यक्तियों के, है ना। दिस इज साइन ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कि वो राजनीतिक रूप से आधुनिक हो रहा है। आधुनिक से तात्पर्य जैसे हमने कहा क्लॉड वेल की बहुत यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि भाई जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। जो भी आपके पास साधन या संसाधन है, तो यानी अभी तक जो भी व्यक्तियों के पास जो भी साधन या संसाधन थे, खासतौर से संसाधन थे, अब उन संसाधनों का आप कह लीजिए कि बेटर यूज या यूटिलाइजेशन अब राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए राज्य उन सारी चीजों को अपने आप में उसको लेता जाता है, केंद्रीकृत करता जाता है। दूसरी जो पहचान है एक आधुनिक राज्य की या राज्य व्यवस्था ऐसी जो आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है, इसकी दूसरी पहचान क्या है? दूसरी पहचान यह है कि देयर विल बी इंक्रीज इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, अर्थात इंक्रीज इंटरैक्शन, यानी एक ये पॉलिटिकली मॉडर्नाइज स्टेट की या पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ता हुआ जो राज्य होगा उसकी पहचान होगी कि गवर्नमेंट और पीपल में इंटरैक्शन बढ़ेगा, अर्थात सरकार में और आम जनता में, आम व्यक्तियों में एक अंतःक्रिया बढ़ती जाएगी। देयर विल बी ग्रेटर इंटरैक्शन, ग्रेटर कम्युनिकेशन, ग्रेटर डायलॉग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब आपने देखा जैसे पंचायती राज हमारे यहाँ व्यवस्था है ना। पहले तो हमारे जब से संविधान बना है तब से वो हमारे संविधान में वो उसका प्रावधान उल्लिखित है, लेकिन वो ठीक तरह से नहीं चल पा रहा था। पंचायती राज कभी चुनाव हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, किसी राज्य ने कराया, किसी राज्य ने नहीं कराया। सो इट वाज बेसिकली अ कॉस्मेटिक आइटम दैट वाज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो रहा था। लेकिन जब 1993 में when the 73rd amendment was initiated, जब ये 73वां संशोधन आया, इस 73वें संशोधन ने इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया और ये अनिवार्य कर दिया कि नाउ इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया टू होल्ड पंचायत इलेक्शंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, यानी हर 5 वर्ष पर उनको कराना होगा। सो जिससे कि, और पंचायत का मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य यही था जिसे हम कह लें डेमोक्रेसी इज ग्रास रूट्स, डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट्स, अर्थात जिसे आप कह लें कि ग्रास रूट जिसे हम कहते हैं बिल्कुल स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र आ जाए, है ना, बिल्कुल एकदम प्राइमरी लेवल पर, लोकल एरिया तक लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन में भागीदारी सुनिश्चित कर ली जाए। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायत राज। पंचायतों के माध्यम से आम व्यक्तियों को भी शासन में हिस्सेदारी या भागीदारी करना सुनिश्चित किया गया था। सो दिस वाज डन बाय द 73rd अमेंडमेंट, है ना। सो इस तरह से, इसलिए हम कहते हैं दैट ब्रॉट इनटू पिक्चर द ग्रेटर इंटरैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। आम जनता में और सरकार के मध्य ज्यादा संवाद बढ़ा, अंतःक्रिया बढ़ी, बातचीत शुरू हुई, एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड टेकिंग the required measures to bring the people into the fold of administration, and the people also responded positively। इसका तात्पर्य ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की एक पहचान है। तीसरी देखिए पहचान ये है कि that there will be a greater communication between the center and the society, between the center and the society, अर्थात केंद्र तथा समाज के मध्य अंतःक्रिया बढ़ जाएगी, अंतःक्रिया बढ़ना चाहिए, संवाद बढ़ना चाहिए। जैसे भी हमने बताया सरकार और जनता के मध्य से, एक तो वो संवाद का एक वो आयाम हो गया, एस्पेक्ट हो गया। दूसरा जो संवाद का आयाम होता है, एस्पेक्ट होता है, वो ये कि दैट इंटरेक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द सोसाइटी शुड टेक प्लेस। आप कह लीजिए कि और ये ब्रॉड बेस होना चाहिए इंटरेक्शन, ये कम्युनिकेशन, और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए। इट शुड बिकम अ रेगुलर पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी राजनीतिक व्यवस्था का ये एक प्रकार से एक स्वभाव से ही ये एक पद्धति बन जाना चाहिए कि यानी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? ये वो राजनीतिक व्यवस्था जो समाज और सरकार के बीच में, या राजनीतिक व्यवस्था के मध्य, जिस आप कह लें कि डायलॉग या कम्युनिकेशन बढ़ाती है।
दैट इज इट इज द टास्क ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी हम केंद्र जब कहते हैं केंद्र और राज्य के मध्य डायलॉग बढ़े यानी वार्तालाप बढ़े, तो हियर द सेंटर मीन्स पॉलिटिकल सिस्टम. सो इट इज द टास्क ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम to initiate dialogue, to initiate communication between the political system and the common people of the society. समाज के लोगों के साथ उनका और मेल मिलाप और ज़्यादा वार्ता संवाद बनना चाहिए. दैट इज सोसाइटी के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम बिफोर द सोसाइटी, व्हाट आर द मेजर डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. किसी समाज के मुख्य मांगे क्या है इन एनी फील्ड, वेदर इट इज द सोशल, इकोनॉमिक, लीगल और कल्चरल और रिलीजियस, कोई सा भी क्षेत्र हो, एक समाज से उठने वाली क्या क्या मांगे हैं, जनता की क्या क्या मांगे हैं, दैट शुड बिकम a part of interaction between the political system and the society. So this is very much required. जब हम कहते हैं कोई पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की ओर राज्य बढ़ रहा है तो इसमें ये बात को शामिल किया जाना चाहिए और किया भी जाता है. Then the next feature of political modernization is the weakening of the traditional authority. The weakening of the traditional authority and a gradual increase towards rational authority. यानी कि जो परंपरागत सत्ता के स्रोत होते थे उनका धीरे धीरे आप कह लिए कि वो दुर्बल पड़ जाने चाहिए और उसके स्थान पर विवेक संगत, तर्क संगत, बुद्धि संगत सत्ता का आधार या सत्ता के स्रोत स्थापित होना चाहिए. जैसे हमने कहा कि ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ अथॉरिटी शुड गिव वे टू मॉडर्न सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और टू द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. That means that the authority that was initially based in charismatic leadership, or the authority that was basically based on charismatic personality of the people, that is no more required. क्योंकि पहले जैसे हम कहते हैं when we talk in the past sense, what used to happen initially or in the initial societies was that either the society was being ruled by a monarch, or there was some sort of oligarchy, or there was some sort of military people ruling, or there was some sort of charismatic people who were presiding over the destinies of the people. अब क्या है कि now that is no more required. When we say that it is a politically modernized state, or this state is inching towards modernization, this political system is steadily moving towards modernization. It means that the traditional structures of authority that were not rooted in any kind of rationality, that should now be sidelined and should be replaced by a more rational, by a more you can say more logical authority, है ना. लॉजिकल या रेशनल अथॉरिटी क्या हुई, संविधान सम्मत, बुद्धि संगत, अर्थात संविधान सम्मत एक बात हो गई. That is to say it should be constitutional, it should be based in constitution. और तर्क संगत क्या हुआ कि तर्क संगत ये हुआ whatever is said in the constitution it has logic. A constitution is basically based in logic. कोई भी संविधान तभी पालन किया जाएगा जब वो कोई औचित्य के आधार पर, तर्क के आधार पर या संगत या बुद्धि के आधार पर वो बनाया जाता है, तभी तो लोग उसको फॉलो करेंगे. तो इसलिए political modernization calls for the weakening of the traditional structures of authority, the traditional sources of authority, and in its place, or we can say it should be replaced by a constitutional authority, by legitimate authority, by some legal authority that has some validity in the eyes of the people. एक ऐसी सत्ता से उसको बदल देना चाहिए जो वैधानिक हो, जो संवैधानिक हो और जिसकी विश्वसनीयता होती है जनता की आंखों में. So the next feature of political modernization is the greater participation of people in the governmental affairs. Greater participation of people in the governmental affairs अर्थात सरकारी तंत्र में यानी शासन व्यवस्था में अधिक से अधिक लोग सामने आए भागीदारी करने के लिए. More and more people should take interest. They should elicit interest in the affairs of the state or in the affairs of the political system. राजनीतिक व्यवस्था में उनको अधिक से अधिक रुचि लेना चाहिए और रुचि के साथ साथ उनको आगे आना चाहिए to participate in the affairs of the government. It is not only just criticizing the government or appreciating the government is enough.
rather in whatever capacity it is possible for them, they should come forward and try to become a part of the government in whatever ways that is possible for them. So इसीलिए कहते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, अर्थात राजनीतिक रूप से सहभागिता होनी चाहिए. जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया पंचायती राज का. So पंचायती राज institutions are a very viable source of you can say of modernization. This is how political structures are sought to be modernized. जो पहले पुरातन जो व्यवस्था हुआ करती थी वहां पर there was no role of common individuals in running the affairs of the government. पुरातन समाज में, पुराने समाजों में या मध्यकाल में या इवन आधुनिक समय में भी बहुत लंबे समय तक people had no role, common people had no role in governmental affairs. So that way it is not possible to call, it was never possible to call such societies as modernized society. इस आधार पर उन समाजों को हम एक आधुनिक समाज के रूप में हम नहीं कह सकते थे. लेकिन आज इन सारी चीजों को अब बदला जा रहा है. मोर एंड मोर पीपल आर सॉट टू बी ब्रॉट इनटू द फोल्ड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, है ना. So it is a sign, it is a sure sign of political modernization. Another very important feature is a change in people's attitude. It is a sign of political modernization. People's attitude, if it is undergoing change for its political system, if they are ready to believe in the credibility of the political system, or if they are ready to cooperate with the political system, they are not ready to give a go by to what the state says. That is, I mean, they shouldn't be, I mean, developing a kind of habit where they are rejecting the state as such. यही लोगों की मानसिकता. अभी देखिए आजकल we are witnessing this COVID vaccination. आजकल टीके लग रहे हैं ना. You must have heard many people all over India or also in many parts of the world, they are very apprehensive of this kind of vaccination. वो भले उन्होंने बचपन में स्मॉल पॉक्स का लगवाया हो, टेटनस का लगवाया हो, रूबेला का लगवाया हो, ट्रिपल एंटीजन का लगाया हो, ये सारे चेचक लग चुके हों, चेचक के टीके लग चुके हों. लेकिन when it is now coming to vaccination for saving themselves from this COVID-19, they are not, I mean, appearing to be so eager. In fact, at many places there have been reports that they are trying to consciously oppose this vaccination program. तो ये क्या है ये एक प्रकार से? It is not a sign of modernization. यानी वो मानसिक रूप से अभी तक इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं. वो पुरानी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, वो भ्रम के जाल में रहना चाहते हैं. They still want to live in an outdated world, in the orthodoxian world, in a world that is mired with all kinds of suspicions, with all kinds of controversies. They are not ready to come out of that ghetto. इसे हम कहते हैं कि this is not the change we are witnessing in their attitude. So therefore it is very essential, that is, when we are talking in reference to the state or to the political system, then it will mean that modernization will mean that they should be ready to inculcate the democratic life, the democratic conduct in their own behavior. They should have faith in the political system of their country. They should have faith in the rules and regulations of that system. Yes, of course, unless the authority that is there is not so dictatorial or totalitarian, that it is bent upon crushing the people. That type of authority surely and definitely will never be respected. It will always be disobeyed. But by and large, this type of authority we don't come across so often. These kinds of rulers or governments are there in the world, undoubtedly. For example, in North Korea, it is a very important example. Again, in many parts of Africa, we can see, I mean, these rough governments are there who have least regard for the people. That kind of governments are there. They are ruled by the military. They are ruled on the plank of the gun. So I'm not talking about those kinds of government where they are opposed by the people, where they are protested against by the people. Yes, the people have a legitimate right to oppose those governments. But moving away from those governments,
when we are talking in reference to modern societies, modern state system, for example, in democracies, a large number of countries have embraced democracy all across the globe. So it is expected that people will by and large be abiding by the democratic credentials of their political system. They will have faith in their political system, they will respect it, and they will try to strengthen their political system. So this is called as the change in the attitude of the people. Still we find that many people are not ready to come out of their closed mentality. Still we see that there are many orthodoxian kinds of practices that are still very much there with the people. Though we are democracy, but yet many people or many groups of people, they are living under some or the other kind of suspicions. So this is not an indication of you can say a full political modernization or a full modernization of a political system, because such people they are also to be brought into the main fold of the political system. तो ये चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि लोगों को अपनी मानसिकता का में परिवर्तन लाना होगा। एक पुरातन मानसिकता को लेकर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और विशेष रूप से लोकतंत्र में तो एक बड़ा विरोधाभास अधिकांश देखने को मिलता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, हम जानते हैं, वी आर अ डेमोक्रेसी एंड सो डू मेनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बहुत सारी जनता आज भी भारत में वो पुरानी मानसिक अवस्था से ग्रस्त है। दे आर नॉट रेडी टू गिव वे टू देयर ओल्ड मेंटालिटी। वो आज भी अपने पुरातन मानसिकता को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। आज भी पुरानी रीतियों को या कुरीतियों को के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। Often they are seen to be standing with the outdated notions, with the conservative kind of attitude. Conservative means irrational attitude. Conservatism is not bad, but definitely irrationalism. A conservatism, if it is laced with irrationalism, if it is laced without any you can say without any foundations of rationality, then it will not be called as a healthy attitude or an attitude that is conducive to the society or to the political system. इसलिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, और अगर यह नहीं होगा तो बहुत समस्याएं आ जाएंगी। वो आधुनिक रूप से वो राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक नहीं कहलाएगी। Then another one more important indication or characteristic of political modernization is that there should be, when we say political system should be modern, it means there should be differentiation of political structures, अर्थात राजनीतिक संरचनाओं में या राजनीतिक संस्थाओं में विभेदीकरण होना चाहिए। Differentiation of political structures and specialization of functions, और कार्यों में विशेषीकरण होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस होना चाहिए। ये हमने कल भी आपको बताया था कि एक आधुनिक समाज की पहचान है कि हम जब राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो उस राजनीतिक व्यवस्था की पहचान भी होनी चाहिए। किस राजनीतिक व्यवस्था को हम आधुनिक कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। Which political system will be called as modern and which not? So a modern political system will be one that has differentiated political structures, जिसकी राजनीतिक संरचनाएं विभेदीकरण है। That is to say, all powers are not concentrated in only in one hand. For example, the monarch or the monarchy of the previous times. A monarch used to have all the powers in his own hands. All the powers were concentrated in the persona of monarch. For example, the executive, legislature and the judicial powers, they were all centralized in the personality of the monarch. राजा के व्यक्तित्व में या राजा के मुकुट में ये सारी शक्तियां निहित थी। That is, one man show was there. So this is not political modernization. So for political modernization, it needs that there should be the
different political structure, that is to say executive should be there, legislature be there, and the judiciary should be there, performing their own functions and staying within their own jurisdictions without interfering into the domain of other. ये हुआ कि राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग होना चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, और प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक अंग अपने अपने कार्य पूरा कर रहे होना चाहिए, अपना कार्य निभा रहे होना चाहिए, और दूसरे के कार्यों में वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे होना चाहिए, और कार्यों में इस तरह से उनकी दक्षता उनकी होनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस. तो इस तरह से देखिए, दीज आर द फीचर्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, है ना. ये इन चीजों में अगर ये किसी राजनीतिक व्यवस्था में ये बातें हमको दिखती हैं तो हम कहेंगे कि हाँ, वो राजनीतिक व्यवस्था आधुनिक हो रही है या आधुनिक हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी टॉक अबाउट अमेरिका, व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट यूरोप, व्हेन वी टॉक अबाउट कैनेडा, देन डेफिनेटली वी मीन to say that the political systems of these countries, the political system of these countries, they are now modern. They have modernized themselves. The political systems of these countries have modernized themselves. इन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने, इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपना आधुनिकीकरण कर लिया है. They are now on the highway to a modern political system, है ना. तो ये चीजों को आप ध्यान में रखिएगा. These are the characteristics of political modernization. और एक यहाँ पर और हम आपको बता देना चाहेंगे, और वो ये है कि what is the difference now between political modernization and political development. राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में क्या संबंध है, ये क्या अंतर है, बहुत संक्षेप में अभी बताएंगे, क्योंकि आई एम येट टू टेक अप द चैप्टर ऑन पॉलिटिकल डेवलपमेंट. अभी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए अभी ये कह पाना, अभी इसके बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक आपको पूरा कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, परहैप्स यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. येट टू गिव यू सम आइडिया, बिकॉज बोथ दीज टर्म्स साउंड वेरी सिमिलर. थोड़ा सा तो आपको आइडिया हम देना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास दोनों बड़े सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, बड़े सिमिलर साउंडिंग टर्म्स हैं. पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन तो हमने आपको बता दिया, ये उसकी विशेषताएं जो 6-7 हमने आपको बताई है. नाउ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इट इज जनरली सेड दैट वेयर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कम्स टू एन एंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिगिंस. ये कहा गया विचारकों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कि जहां पर राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया समाप्त होती है, वहां से राजनीतिक विकास आरंभ हो जाता है. वेयर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कम्स टू एन एंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट बिगिंस. इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट परहैप्स इज अ बिगर नोशन, इट इज अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट. ये और भी बड़ा ये कंसेप्ट है. क्यों और किस प्रकार से? बिकॉज political development is, we can say, the mature stage of political modernization. राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिपक्वता का आप कह लें कि जो उच्चतम बिंदु होगा वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में दिखेगा. और वो उच्चतम बिंदु क्या होता है, जिसे हम एक वर्ड में कह लें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संस्थाकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. अब उदाहरण से समझ लीजिए. For example, just now I said that the separation of political structures should be there. अर्थात राजनीतिक संरचनाओं में विभेदीकरण होना चाहिए, राजनीतिक संस्थाएं अलग अलग होना चाहिए. That is to say, executive, legislature and judiciary. Both have all these organs. They have respective domains. They are not supposed to cross over into the other's domain. No, this is easier said than done. ये कहना तो सरल है, अलग अलग होना चाहिए, और होती भी है संविधान के द्वारा, तो अलग अलग ही बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद भी they have a tendency to cross over into the domain of other organ. तो कहा जाता है कि no, this is not political development. Political development will be called only when this provision is institutionalized, when it becomes ingrained in the
in the, we can say, in the nerves or in the blood of the political system. यानी केवल ये संविधान में प्रावधान नहीं होना चाहिए और यदा कदा इसका पालन कर लिया गया तो भी ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ आधुनिक तो है, राजनीतिक रूप से आधुनिक है, क्योंकि हमने वो स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं, हमने उस तरह के कार्य भी उसमें शामिल कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है. वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग. Even if there is some kind of practice, that is not regular, that is not by way of established practice. इसीलिए जब political development कहते हैं, it means it should be institutionalized. institutionalized होना चाहिए, वो संस्था की तरह वो संस्था बन जाना चाहिए, जैसा अमेरिका में है. For example, in many other Western countries, जहाँ parliamentary system है, for example in England, for example in Canada, in America you have presidential system. So in France you have both mixture of president and prime minister. So they have institutionalized their constitutional norms, and this means that their their activities or the operation of the political system will be run on these healthy and mature lines. ये उसमें ये कहीं नहीं होगा कि हाँ आज कर लिया तो कल नहीं किया. So this is called political development. So when you develop a political system that believes and that operates as a matter of habit without any conscious effort, बिना एक बहुत ज़्यादा जोर लगा के कि नहीं हमको अलग अलग ही काम करना है, हमको बहुत सफाई से काम करना है, बिना ज़्यादा जोर लगाए, बिना ज़्यादा उसको कॉन्शियस हुए, यानी सामान्य रूप से हमारी आदत में शुमार हो जाना चाहिए. दैट इज वी आर सपोज टू स्पीक ट्रूथ, बट इफ वी आर स्पीकिंग ट्रूथ आफ्टर अ वेरी, यू कैन से वेरी कॉन्शियसली एंड वेरी लिबरसली, दैट इज वी आर पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट टू स्पीक ट्रूथ. इसका मतलब है कि वी हैव नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड दीज वर्च्यूज इन अस. अगर सच बोलना पड़ रहा है, इतना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ रहा है, बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि इन सारे सद्गुणों को हम अपने व्यक्तित्व में आत्मसात नहीं कर पाए हैं, इनको हम संस्था के रूप में हम इसको अपने में बैठा नहीं पाए. सो दिस इज व्हाट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज. पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, जैसे हमने बताया, जहां पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन समाप्त होता है वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. तो जितने भी हमने फीचर्स बताए, इंटरैक्शन होता है, ज्यादा संवाद होता है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है, देखिए मोर और लेस ये सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी होता है. लेकिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट में फिर उसकी मात्रा बढ़ जाती है, वो वहां पर जम जाता है. तो इसलिए इन चीजों को, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को हमने बहुत शॉर्ट में अभी आपको बताया. अदरवाइज पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज अ वाइडर कंसेप्ट, इट इज अ वाइडर नोशन. और उसमें तो बहुत सारी चीज़ें आती है, उसमें आ जाती है डिफ्रेंसिएशन, उसमें आ जाता है कैपेसिटी, आ जाती है इक्वालिटी, आ जाती है उसमें रेशनैलिटी, आ जाती है बहुत सारी सोशल सॉलिडारिटी आ जाती है, अर्थात सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सामंजस्य, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट में. तो जब हम उस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, देन आई विल बी टेलिंग यू मोर अबाउट व्हाट पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज. लेकिन यहाँ बस आपको बस एक I just wanted to give you a hint that do not try to confuse political modernization with political development, or do not consider that both are very very closely related and a very thin line separates the two notions. No, it's not something like that. There is considerable difference between political modernization and political development. है ना? So this is important, है ना? So now I will stop here. I will stop my lecture here for today. But in my next lecture, I will be speaking a little more about this chapter, political modernization, because Edward Shills has given a categorization of the types of political system based on political modernization. एडवर्ड शिल्स ने कुछ और आगे हमको बताया है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के आधार पर कितने प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं. जैसे आमंड ने बताया था, पॉलिटिकल कल्चर के आधार पर कितनी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं. सिमिलरली एडवर्ड शिल्स also has given a concept, or he has given categorization. He has presented the category of political systems or types of political systems based on political modernization.
So this I will be discussing with you in the next chapter. So thank you dear students for today. I am very thankful to you for your kind attention and patience. Thanks so much.